फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसटीज। और आज हम लोग फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और या उसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। तो उसमें हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया था। और मैंने कहा था कि आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से उसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वो सब बेसिक चीजें हैं। आप उसके एक बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके साइज और रेडियाई के ऊपर हमको आज क्या करनी है, चर्चा करनी है। इसके बारे में हमको जानना है। तो आप पीरियोडिसिटी पढ़े होंगे, तो उसमें पीरियोडिसिटी में कहा जाता है कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो साइज एलिमेंट का छोटा होता है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब ऊपर से जब नीचे हम लोग आते हैं तो साइज बड़ा होता है। उसका रीजन हम लोग ये जानते थे कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखिए यहाँ मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो उस समय साइज जो होता है, साइज वह डिक्रीज करता है, छोटा होता है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो जो साइज होता है वह इंक्रीज करता है। इसका रीजन क्या है? और हाँ, एक चीज और, जो नोबेल गैसें हैं उसको छोड़कर, जो नोबेल गैसें हैं उनको छोड़कर ये सब रूल क्या होता है, लागू होता है। उसका रीजन ये होता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेल का जो नंबर होता है, सेल का जो नंबर होता है वह नहीं बदलता है। सेल का जो नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल का नंबर बढ़ता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब रखा है, और सोडियम के नीचे लिखा है पोटेशियम, ठीक है। तो जब सोडियम का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1, यही होता है ना सोडियम का। चलो इसको अच्छे से करते हैं। सोडियम का लिखो ऐसे। फिर मैग्नीशियम का करेंगे तो मैग्नीशियम का करेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2। उसी तरह जब एल्युमिनियम का करेंगे, एल्युमिनियम का तो 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1। तो इस चीज को हमको, ये चीज देखने से क्या पता चल रहा है? हमको ये देखने से पता चल रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का जो नंबर ऑफ सेल है वो तीनों में कांस्टेंट रह रहा है, मतलब तीनों में सेम रह रहा है। मतलब तीनों में क्या हो रहा है, 3 ही सेल है, 1, 2 और ये 3, तीनों में। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ रहा है? जैसे कि अब मान लीजिए इस सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन है, ठीक। तो इन सब में जो एल्युमिनियम है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही है, न्यूक्लियस में अधिक हो रही है। और जब न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी बाबू, और सेल का जो नंबर है वो तीनों में सेम है, तो न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, पकड़ के खींचेगा। और जब पकड़ के खींचेगा तो सराउंडिंग के जो सेल हैं वह थोड़ा सा पास पास आएंगे। तो जब थोड़ा सा पास पास आएंगे तो उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो उसमें सेल का जो नंबर होता है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। और जब प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियस में बढ़ती है तो वो न्यूक्लियस क्या करता है, उसको खींचता है। और जब न्यूक्लियस उसको खींचेगा तो साइज ऑटोमेटिक क्या होगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं डाउन टू ग्रुप, तो जब जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया और यहाँ पे मैंने पोटेशियम लिख दिया, तो पोटेशियम में चला जाता है 4s1 में, और यहाँ पे 3s1। तो देखिए यहाँ पे 3 सेल है और यहाँ पे 4 सेल है, 1 2 3, 1 2 3 4। तो पोटेशियम क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका रीजन ये होता है पीरियोडिक टेबल में कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होता है, और न्यूक्लियस चार्ज के कारण। और जब हम लोग डाउन टू ग्रुप जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, तो सेल का नंबर बढ़ता है तो साइज क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और नियम लगने वाला है। यहाँ पे एक टर्म आएगा जिसका हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक ना। उस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। जब देखिए यहाँ पे स्कैंडियम से लेके यहाँ पे जिंक तक मैंने सीरीज रखा है। ये चीज आपको क्या होगी, क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे कैसे वैरी करता है। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा। लेकिन इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कतें आती है। ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ चुका होगा ये सब चीजें। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है, देखिए इसमें जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं
लेफ्ट टू राइट, तो देखिए साइज जो है ये सब पिकोमीटर में है, ये सब पिकोमीटर में है, ठीक ना। देखिए 144 पिकोमीटर, 132, 122, 18, 17, 17, यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है दोनों, यहाँ पे दोनों सेम हो रहे हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे डिक्रीज किया 16, फिर 15, फिर 17 और फिर 25। तो अभी मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो साइज छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जा रहे हैं तो साइज यहां तक तो डिक्रीज कर रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक कॉपर का और जिंक का साइज क्यों कर गया, इंक्रीज कर गया। इसका रीजन है क्या, शिल्डिंग इफेक्ट। और इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि हम सब लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए तो 10th में 12th में लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। वही रीजन हम लोग यहाँ पे भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो जाता है कॉपर और जिंक के केस में। अब इसी चीज को समझना है हमको कि ये सब चीजें ऐसी क्यों हो रही है। अभी तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भाई सेल का नंबर तो बढ़ नहीं रहा, सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या आगे से बढ़ रही है। जब न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस को तो चाहिए वो खींचे और साइज के जितने भी सेल हैं वो छोटे हो जाएं। पर इन दोनों के केस में ऐसा क्या हो रहा है कि इन दोनों की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और इसी का रीजन हमको क्या करना है, जानना है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने मतलब अपने पॉइंट पे आ गया कि एटॉमिक रेडियाई और साइज के बारे में पढ़ना था। ये इंक्रीज ऐसा क्यों करता है, देखिए ऐसा इंक्रीज इसलिए करता है, एक टर्म होता है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट, इसी के रीजन से ये क्या होता है, ऐसा होता है। अब देखिए एक्चुअली में जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इन सब चीजों का, तो जैसे कि देखिए अब क्या होता है कि ये जो आपका स्कैंडियम है, ये पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ कितना आएगा, 4s2 and 3d1, क्लियर ठीक है। और यहां पे करेंगे तो इसका आएगा 4s2 और 3d2, इसका करेंगे तो 4s2 and 3d3। लेकिन जब क्रोमियम का करेंगे तो इसका 4s1 and 3d5, इसका जब करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4s2 and 3d6 होगा, और सॉरी 3d5। जब इसका करेंगे क्या बोलते हैं ये आयरन का, तो इसका हो जाएगा 4s2 and 3d6, फिर इसका 7, फिर 8 कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा, 7 इसका 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, और इसका 9 होना चाहिए था लेकिन इसका कितना हो जाता है 4s1 और 3d10। फिर इसका करेंगे तो 4s2 और 3d10। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और सारी जो कहानी है ना यही से हमने किया क्या होने वाली है, क्लियर होने वाली है। अब देखिए यहां पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3, फिर 5, 5, 6, 10, मतलब यहाँ पे 7 भी आएगा, ठीक ना, 8 भी आएगा, उसको कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे 10 हो गया। अब शिल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, पहले इसको समझ लीजिए। शिल्डिंग इफेक्ट उसको करते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का ये सराउंडिंग का क्या है, सेल है, और ये सबसे आउटर सेल है। तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस क्या करता है, उसको खींचता है। तो शिल्डिंग इफेक्ट में होता क्या है, ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर बढ़ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शील्ड कर देते हैं, मतलब इसको न्यूक्लियस से क्या करते हैं, बचाते हैं। ये बीच में आ जाते हैं, और जब बीच में आ जाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपेल होगा, मतलब रिपल्सन होगा। और यहाँ पे जो नाभिक होता है वो नाभिक का पूरा जो अट्रैक्शन होता है इस बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ता है, जिसके कारण ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रतिकर्षण के कारण यानी रिपल्सन के कारण क्या करते हैं, उनका साइज इंक्रीज कर देता है। सेम कहानी यहाँ पे भी होने वाली है। शिल्डिंग इफेक्ट समझ में आया। शिल्डिंग इफेक्ट में होता क्या है कि ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है ना, वो सबसे आउटर सेल वाले मतलब सबसे जो बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है उनको ये न्यूक्लियस से बचाता है। अरे बाबू यहाँ पे नाभिक है और नाभिक क्या करता है, ये बाहरी वाले कोष में इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपने अट्रैक्ट करता है। अब बीच में जब मान लीजिए बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शील्ड कर देंगे, और जब शील्ड कर देंगे तो इसको नहीं खींच पाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, किसी को हमको पकड़ना है तो बीच में 20-25 लोग खड़े हो जाएंगे तो हम उसको कहां से पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो जो बीच वाले लोग हैं वो बाहर वाले लोग को शील्ड कर दिए, उसको बचा लिए, तो उसी को कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। यही शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे काम करता है। अब देखिए क्या हो रहा है,
अब समझ जाइए कि ये आपका न्यूक्लियस और ये 3D उस समय के लिए और ये 4s1। अगर समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे 4s2 है और यहाँ पे 3D1 है। ठीक, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे डी में कितना हो रहा है, सॉरी पहले तो डी है ना, 3D1 और यहाँ पे 4s2। ठीक, तो अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब देखना आगे, ये मान लो न्यूक्लियस, ये 3D और ये 4s, फिर ये न्यूक्लियस, फिर 3D, फिर 4s, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग इसमें न्यूक्लियस, ये 3D और ये 4s, न्यूक्लियस 3D एंड 4s। समझ में आ रहा है? देखिए ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस और ये 3D और ये 4s। अब देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये 4 वाले एस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, 1 और यहाँ पे 3D 2 और ये न्यूक्लियस और ये 4s, फिर ये न्यूक्लियस, ये 3D और ये 4s, फिर ये न्यूक्लियस, ये 3D और ये 4s, ये न्यूक्लियस, ये 3D और ये 4s। कहानी समझ आ रही है? अब देखिए यहां पे जो न्यूक्लियस है और यहां पे जो न्यूक्लियस है और यहां का कॉपर, इसको ले लेते हैं कॉपर और इसको लेते हैं जिंक। इन दोनों में देखिए सेलिंग इफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे जो डी का सेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। बाकी के हर एक केस में यहाँ पे मान लीजिए आपको 8 मिल रहा है, यहाँ पे इस केस में कितना मिलेगा, इसके केस में 8 मिलेगा, इसके केस में 7 मिलेगा, इसके केस में 6 मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम 6 वाले लेते हैं, फिर यहाँ पे 5 वाले, फिर ऐसे करके पीछे जब जाएंगे तो होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कॉपर और जो जिंक है इनकी एटॉमिक साइज क्या हो रही है, एकदम इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है उसको ये D10 क्या कर रहा है, वो D10 एकदम से उसको सील्ड कर दे रहा है, एकदम पैक कर दे रहा है। और जब उसको पैक कर रहा है ये 4 वाले 4s का जो इलेक्ट्रॉन है उस पे इस नाभिक का इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसे घूम रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और जब 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन को सील्ड कर दे रहे हैं, बचा दे रहे हैं। तो इस बेचारे नाभिक का इस पे इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, उसको खींच नहीं पा रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, उल्टा ये हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सवाल अब आपके दिमाग में ये उठता होगा कि सब यहाँ तो 117 है, यहाँ पे 125 हो गया, कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4s में वहां पे सिर्फ कॉपर के केस में 4s1 और 3D10 है, लेकिन जिंक के केस में 4s2 एंड 3D10 है। तो यहाँ पे यस में देखिए, अब यस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए फील्ड, तो इन दोनों में रिपल्सन क्या हो जाएगा, बहुत हाईएस्ट हो जाएगा। इस कारण ये जो सेल का साइज होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ रहा है? अब अपने दिमाग लगा सकते हैं कि मैग्नीशियम और जो आयरन है, मैग्नीशियम और आयरन के केस में ये दोनों का जो साइज सेम क्यों हो रहा है? सेम इसलिए हो रहा है कि उसके मैग्नीशियम और आयरन के केस में जो नाभिक है वो भी उतना ही फोर्स लगा के खींच रहा है, अब प्लस उनके जो डी और यस के जो ऑर्बिटल है उन दोनों में रिपल्सन उतना ही हो रहा है। मतलब उनका भी रिपल्सन का फोर्स और इसके नाभिक का फोर्स दोनों इक्वल हो रहा है। जब इक्वल हो जाएंगे ये ना ही फैलेगा और ना ही सिकुड़ेगा, मतलब ना ही ये बढ़ेगा और ना ही ये घटेगा। उस रीजन में इनकी साइज क्या हो जाएगी, एकदम सेम हो जाएगी। समझ में आ गया? देखो ये कॉन्सेप्ट है प्योरली, और इसको एक बार अगर आपके दिमाग में फिट हो गया ना तो एकदम पूरा मतलब भूलेंगे नहीं। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन यहां तक तो ठीक है। फिर इन दोनों का सेम क्या हो रहा है, इन दोनों का सेम हो जाता है, इसका और इसका साइज सेम हो जाता है, उसको देख लीजिएगा, इन दोनों का सेम हो जाता है। फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे थोड़ा बहुत घटेगा और घटने के बाद से यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो वही चीज हमको जानना है कि यहाँ पे घटना चाहिए लेकिन यहाँ पे बढ़ क्यों रहा है, उसका रीजन है सेलिंग इफेक्ट। सेलिंग इफेक्ट के कारण इसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। और ये सेलिंग इफेक्ट क्या होता है, ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सील कर देते हैं नाभिक से, और नाभिक का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण वो खींच उसको नहीं पाता। अगर ऐसा सीलिंग इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, सीलिंग इफेक्ट नहीं होता तो ये साइज ऑटोमेटिक क्या होता है, डिक्रीज ही करता, कंटिन्यूअस डिक्रीज करता, वह इंक्रीज कर नहीं करता। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्यों जाते समय कुछ समय घटेगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा।
उसका सिर्फ एक रीजन है, शील्डिंग इफेक्ट। उसको मैंने आपको समझा दिया। आप अगर देखो इतना बढ़िया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 5। फिर इस केस में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा, इसमें 8। तो तुम वैसे भी लगा सकते हो कि बीच में डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। अब आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा डी में, यस बाहर वाला है, तो डी और एस में क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा। रिपल्सन होगा तो साइज उसका क्या होगा, बड़ा होगा। वहां पे न्यूक्लियस क्या करता है, फेल कर जाता है और न्यूक्लियस उसको खींचने लगता है। न्यूक्लियस भी छोटा है। यहाँ पे डी में केवल 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो न्यूक्लियस के पास पावर अधिक है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको सील्ड नहीं कर पा रहा है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको सील्ड नहीं कर पा रहा तो ये आउटर से वो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है। और जब अंदर की तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ा, डी में 2 इलेक्ट्रॉन, कभी कोई एक यहाँ पे है, कोई एक यहाँ पे है, तो इस बेचारे आउटर सेल को ये सील्ड नहीं कर पा रहे हैं। और जब सील्ड मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, घटता है। लेकिन ये कहानी तब तक चलती है जब तक डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वही पे कहानी क्या होती है, वो रुक जाती है। ठीक ना। तो ये आपका एटॉमिक साइज वाला जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक टर्म मैं आपको और बता देता हूं, ये जो सील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। ये जो सील्डिंग इफेक्ट है, मैं इसको रफ करता हूं। ये जो सील्डिंग इफेक्ट है वह यस के लिए, अब इसको जब नोट्स डाउनलोड करेंगे ना, जब इसको पढ़ेंगे तो इतना आसानी से लिखा गया है कि जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो साइज मतलब पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर कंटिन्यूअस इंक्रीज करना शुरू कर देगा ड्यू टू द सील्डिंग इफेक्ट। और सील्डिंग इफेक्ट का वहां पे उसको रीजन बता दिया गया है। इतना आसान है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो सील्डिंग इफेक्ट है या यस के लिए सबसे अधिक होता है, पी के लिए, फिर डी के लिए, और ये यफ के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है। ये यफ के लिए क्या होता है, मतलब नेग्लेजिबल होता है। ठीक ना, ये एकदम यफ के लिए बहुत कम होता है। तो यस के लिए सील्डिंग इफेक्ट अधिक, पी के लिए कम, डी के लिए कम, और यफ के लिए बिल्कुल कम। क्यों? क्योंकि देखिए साइज पे भी डिफरेंट करता है। यस का जो साइज होता है स्फेरिकल होता है, पी का ये ऐसा हो जाएगा, अब डी का तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, और यफ के लिए क्या होता है, बहुत क्या होता है, वो मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स साइज होता है डी यफ के लिए। तो यफ का जो ऑर्बिटल होता है वो कॉम्प्लेक्स होने के कारण उसके जो ऑर्बिटल होते हैं वह न्यूक्लियस को आउटर सेल से क्या करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब उसको सील्ड नहीं कर पाते। उनका साइज है बहुत बकवास टाइप का लगता है, तो उसको सील्ड नहीं कर पाते। इसलिए यफ का जो सीलिंग इफेक्ट होता है वह बहुत क्या होता है, कम होता है, और यफ का सबसे अधिक होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के ऊपर। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम लोग 4D सीरीज की बात करते थे, 4D में 5D सीरीज की जब हम लोग बात करते थे, 3D 4D 5D, तो 5D सीरीज में जो डी ब्लॉक थे वहां से 58 से लेके 71 तक एलिमेंट क्या थे, फिनिश थे। तो उसको अलग रखा था गया था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, और वहां पे उसको कहा गया था लेंथेनाइट सीरीज। तो एक टर्म आता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या ट्रांजिशन मेटल है, इससे आपसे 2 ही 3 चीज पूछेगा। आपसे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के बारे में पूछेगा, आपसे कैटालिटिक बिहेवियर के बारे में पूछेगा जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करेगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ कलर। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब भूल जाइए कि वही भी चीज आपसे क्या होने वाला है, पूछने वाला है। खैर उसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे तो रीड कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है, वही एलिमेंट जो वहां पे 58 से लेके मतलब 58 से लेके 71 तक गैप थे, उन्हीं को हम लोग लेंथेनाइट कहते हैं। और कंट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, यानी आपस में मिलना या छोटा होना। तो यहां पे देखिए जब हम लोग लेंथेनाइट सीरीज में सीरियम से लेके ल्यूटेरियम तक जाते हैं, तो यहां पे मैंने ये एटॉमिक साइज लिखा है। एटॉमिक साइज, ये एटॉमिक साइज वो कंटिन्यूअस डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 102 पिकोमीटर, 99, 98, 97, 96, 95 और लास्ट में 86 यानी 86 पिकोमीटर। तो अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात कर रहे थे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने बात किया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कुछ समय तक तो ठीक है, जब तक डी में कम इलेक्ट्रॉन है, छोटा न्यूक्लियस जो है वह डी में जब कम रह रहा है तो यस खींच ले रहा है, और जब डी में ज्यादा हो जाते हैं तो डी का ज्यादा और यस में क्या हो रहा है, रिपल्सन होना शुरू हो रहा है, और रिपल्सन होने के कारण यस वाला जो है न्यूक्लियस जो है उसको खींच नहीं पा रहा। लेकिन ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में भी तो वही होना चाहिए था। जब भी हम इसमें लेफ्ट टू राइट जब हम लोग चल रहे हैं तो इसमें भी तो वही होना चाहिए। देखो यहाँ पे 102 हो गया, और फिर आगे जब भी हम लोग लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस डिक्रीज क्यों कर गया,
उसका रीजन है, देखिए लेंथ एंड कंडक्शन का पहले डिफिनेशन समझिए। व्हेन मूव टू लेफ्ट टू राइट लेंथ एंड सीरीज व्हेन एटॉमिक साइज इज कंटिन्यूअस डिक्रीज, और इसी को हम लोग लेंथ एंड कंडक्शन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डी वाले में जब भी हमने ऊपर बात किया था उसमें कम हो रहा था फिर जाके बढ़ जा रहा था, ऐसे में तो कंटिन्यूअस घट रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो सिग्निंग इफेक्ट होता है वो यस के लिए सबसे हाईएस्ट होता है, पी के लिए उससे कम, डी के लिए, और यफ का तो बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है, क्योंकि ये इतना कमजोर है, इसके आर्बिटल इतने इधर उधर है कि इस बेचारे बाहर वाले आर्बिटल को ये सील्ड कर ही नहीं पाता है, ठीक ना। तो इसका सिर्फ यही रीजन है। जब हम लोग कॉस की बात करेंगे, कॉस ऑफ मतलब ये लेंथ एंड कंडक्शन, कॉस ऑफ लेंथ एंड कंडक्शन, तो उसमें हम बस यही देखेंगे कि जो सील्डिंग इफेक्ट होता है, सील्डिंग इफेक्ट जो होता है वह यफ के लिए सबसे कम होता है। यफ का जो साइज होता है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो यफ का जो साइज कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके ये क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस ये बाहर का 5 यस होगा या 6 यस होगा, तो 6 यस वाले को ये न्यूक्लियस क्या करता है, खींच लेता है। क्यों? क्योंकि यफ का जो साइज होता है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को, यानी बाहर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये नाभिक से शील्ड नहीं कर पाता है, बचा नहीं पाता है। तो यहाँ पे नाभिक अपना फायदा उठाएगा ही, न्यूक्लियस अपना फायदा उठाएगा ही, और ये क्या कर देगा, उसको खींच लेगा। तो लेंथ एंड कंडक्शन कोई मतलब वो नाम से लगता है इधर कितना बहुत बड़ा चीज है, लेंथ एंड कंडक्शन कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस जो एटॉमिक साइज होता है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज करता है। उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, इसमें जो सील्डिंग इफेक्ट यफ का होता है, मतलब यफ का जो प्रॉपर्टी होता है सील्ड करने का, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को नाभिक से यानी न्यूक्लियस को सील्ड करने का, वो नहीं कर पाता है, इसके पास वो टेंडेंसी नहीं होती है। अभी डी में जब हम लोग थे तो डी वाला तो क्या हो रहा था, डी वाले में इलेक्ट्रॉन भर जा रहे थे, तो डी वाला यस को न्यूक्लियस से बचा लेता था, तो यहाँ पे यफ में नहीं होता। तो लेंथ एंड कंडक्शन मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी आपसे क्या होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि लेंथ एंड कंडक्शन क्या होता है, व्हेन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक साइज ऑलवेज एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज। इसका रीजन ये है कि जो यफ का जो सेलिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज यफ हैज अ लेस सेलिंग इफेक्ट, और ये क्या करता है, इसको न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन को सील्ड नहीं कर पाता है, उसको बचा नहीं पाता है। तो हमने लेंथ एंड कंडक्शन की बात किया, उसकी कॉस्ट की बात की, जो एज इट इज आपके नोट्स में लिखा गया है, आप इसको यहाँ पे समझ जाइए और वहां पे हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो प्रॉपर्टी हमारी है कैटालिटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इन दोनों टर्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसको अच्छे से डाउनलोड करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि दोनों जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप लोग एक रेगुलर कमेंट कर रहे हो ग्रुप में, सर एमसीक्यू के बारे में बताइए, एमसीक्यू के बारे में बताइए, हर चीज के बारे में बताइएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाने दीजिए, और सारी चीज आपको एकदम विदाउट बताया जाएगा, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए एमसीक्यू के बारे में करो, तमाम तरीके से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप जो पढ़े हैं उसी से आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 एलिमेंट दे देगा, निकिल, कॉपर, जिंक और ये मैग्नीशियम, कुछ ऐसे दे देगा। आप पूछेगा कि इनमें से जिंक का साइज बहुत बड़ा है, उसका रीजन आपको बता दीजिए, तो 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। यहाँ पे दे देगा सील्डिंग इफेक्ट, और यहाँ पे दे देगा न्यूक्लियस चार्ज, और यहाँ पे देगा लेंथ एंड कंडक्शन, और यहाँ पे दे देगा एटॉमिक रेडियस। 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप जानते हैं, आप पढ़े रहेंगे तब यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि जो जिंक का जो साइज होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने में घटना चाहिए, लेकिन जिंक का सबसे हाईएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है। तो जो एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनेगा ना, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से बन के आएगा, जो आप चीज पढ़े हैं उसी के बारे में बताया। जब ये चीज क्लियर हो जा रही है तो हम लोग प्रॉपर इस पे चैप्टर वाइज क्या करेंगे, आपको एमसीक्यू करवा दिया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो और हेल्प मिले और आप अच्छे नंबर गेन कर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।